नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय भांबी और हम शनि की बात को आगे बढ़ा रहे हैं। ये जो हमने नया प्रोग्राम शुरू किया है उसका नाम है शनि आध्यात्मिक भी और भौतिक भी, या भौतिक भी और आध्यात्मिक भी। शनि पर बहुत सारी कहानियाँ आपने लोगों से सुनी होंगी, हमने भी बीच बीच में कहानियों का जिक्र किया है। हम समझते हैं कि कहानियों की तो बहुत बात हो गई, कहानियों की बात तो चलती रहती है, लेकिन अगर हम बोलते हैं कि ज्योतिष हमारा विज्ञान है, तो अगर हम उसको वैज्ञानिक धरातल पर रख के शनि को समझने का प्रयास करें तो मेरे को लगता है ये ज़्यादा उचित होगा और हम शनि को बहुत गहरे में समझ पाएंगे। एक मिनट के लिए अपने मन में या मस्तिष्क में आप काल पुरुष की कुंडली को ध्यान में लें, या वो दिखा भी देते हैं हम, तो वो जो मेष लग्न से शुरू होती है और उसमें 10वां और 11वां भाव शनि का है और राशियां हैं मकर और कुंभ। ज्योतिष में दो तरह से हम समझते हैं। एक तो हर ग्रह की अपनी कोई कथा है, सूर्य की अपनी कथा है, मंगल की अपनी है, चंद्र की अपनी है, और उसके साथ में जो ज़ोडियक है या अंतरिक्ष है हमारा या काल पुरुष है, काल पुरुष में जो भी स्थान मिला हुआ है जिस ग्रह को, उस ग्रह का एक अपना उस स्थान के साथ में, उस हाउस के साथ में एक अलग कनेक्शन है और बहुत सारे गुण जो हैं उसके वो उससे डिराइव करता है, उससे उसको मिलते हैं या उसके गुण उसमें परिलक्षित होते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। जैसे पंचम राशि को हम सूर्य की राशि बोलते हैं काल पुरुष की कुंडली से, तो उसको हम बोलते हैं आत्मपरक है या आत्मकारक ग्रह है। तो शनि की दो राशियां हैं मकर और कुंभ। आज हम इनसे इनका एनालिसिस करके, इनको स्क्रूटनाइज करके, इनको बहुत गहरे में समझ के कि राशियां क्या हैं और क्या ये शनि को देती हैं और शनि इनसे क्या डिराइव करता है, और जो काल पुरुष है उसकी जो दशम राशि तो हो गई कर्म की राशि हो गई, 11th राशि जो हो गई गेंस की राशि हो गई, तो कैसा कर्म, कैसी राशि, और फिर हर मकर का एक अपना स्वभाव है, कुंभ का अपना स्वभाव है। तो इन दोनों से क्या हम डिराइव करते हैं, क्या हमको समझ में आता है, इस पर कभी चर्चा नहीं हुई। इसके प्रतीक क्या हैं, इसके सिंबल्स क्या हैं, इसकी जियोग्राफिकल सिंबल्स क्या हैं, तो क्या हम एक नए अंदाज में शनि की व्याख्या कर सकते हैं। तो ऐसा हम सोच रहे हैं और हमारे साथ आज भी कविता चैतन्य हैं जो विदुषी हैं ज्योतिष में, इनका बड़ा दखल है, 20 साल से प्रैक्टिस कर रही हैं और यूनिवर्सिटी से, आगरा यूनिवर्सिटी से उन्होंने डिग्री ली है आचार्य की, सक्षम हैं और वास्तु इनका विशेष विषय है, प्रश्न की ये मास्टर हैं और इनके प्रश्न हमको भी कई बार काफ़ी प्यारे मालूम पड़ते हैं। तो कविता जी आपका स्वागत है। जी नमस्कार सर। आपने आज एक नया ही विषय लिया है सिंबल का। हम अक्सर राशियों के सिंबल की बात तो करते हैं, पढ़ते भी हैं, पर कभी उसका असर क्या होता है राशियों पर, इस पर बहुत कम ही जानने का प्रयास किया है। तो आज आप सिंबल की बात कर रहे हैं तो क्वेश्चन भी मन में बहुत सारे उठ गए हैं कि शनि का ही विषय चल रहा है, तो हम शनि की दोनों राशियां मकर और कुंभ की बात करते हैं। तो मकर राशि का जो सिंबल है वो एक जो उसका प्रतीक है बकरा, उसका जो ऊपर का भाग बकरे का है और नीचे का भाग मगर का है, यानी कि मगरमच्छ का। तो इसका प्रभाव कैसे व्यक्ति पर पड़ेगा? अब इसके सिंबल से समझने का प्रयास करते हैं। तो जो मकर राशि है वो बेसिकली पृथ्वी तत्व राशि है जी और हम बोलते हैं चलायमान राशि।
जी मूवेबल राशि है। तो यहाँ गतिशीलता है, जी हाँ तो शनि यहाँ गतिशील है, बिल्कुल तो शनि गतिशील है, सतत है। जी शनि गतिशील भी है, सतत भी है, और एक उसका अपना पेस है, उसकी अपनी गति है। उस गति को ना बढ़ाता है ना घटाता है, लेकिन उसकी गति है जो ऐसा मान के चले कि बड़ी भारी पृथ्वी है, पृथ्वी बड़ी है ही, जी बिल्कुल और भूल जाएं कि शहर हैं, एक ऐसा माहौल है जहाँ खेती खेत हैं। तो अब पृथ्वी पर क्या दो चीज़ें हैं जो बड़ी महत्वपूर्ण हैं शनि के संदर्भ में। जी पृथ्वी पर पानी है, जी और पृथ्वी पर पहाड़ है। दोनों चीज़ें दोनों चीज़ें पृथ्वी पर है पृथ्वी पर हैं। बिल्कुल तो जब हम शनि की बात करेंगे तो हम एक ऊंचे पहाड़ की बात करेंगे, और जब हम शनि की बात करेंगे तो हम नदी की बात नहीं करेंगे, नाले की बात नहीं करेंगे, समुद्र की बात करेंगे। जी बिल्कुल पृथ्वी पर दो चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट हैं, जल, समुद्र और पर्वत। अब पहला प्रतीक लेते हैं जो आपने बोला, बकरी का या बकरे का। जी तो बकरी जो है, ये बकरा, बकरी कहिए, गोट कहिए, वो बड़ा निरीह सा प्राणी है। उसे शेर भी खा जाता है, तेंदुआ भी खा जाता है, इवन बहुत ही डेलिकेट है। उसे कोई आदमी तो खाई जाता है, जंगल के सब अधिकतर जानवर उसे खाए जाते हैं, तो कमज़ोर है। लेकिन बकरा या बकरी को अगर आप देखें तो पहाड़ पे चढ़ जाती है। जी हाँ बिल्कुल पहाड़ पे चढ़ जाती है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ पे चढ़ जाती है, और उसके चढ़ने में नेचर का, देखिए नेचर का कमाल। नेचर ने, जैसे आदमी ने जूता बनाया, नेचर ने हर पक्षी को और हर जानवर को अलग तरह के जूते दिए हुए। नेचर का जूता है, नेचर का शूज़ है, उसके जो पैर होते हैं वो अलग ही बनावट होती है। उसका जो हूफ है, जिसको खुर बोलते हैं, जी जी, तो खुर जो उसका है, वो उसकी टांगें बड़ी पतली हैं, लेकिन उसका खुर जब उसने रख दिया पर्वत के ऊपर, एक खुर रख दिया, तो वहाँ से गिरती नहीं है वो, दूसरा भी उसका वहीं का वहीं आ जाता है, तीसरा आ जाता है, चौथा आ जाता है, तो फिर वो चढ़ती जाती है। और बकरी जो है पत्ते खाती है, जनरली पत्ते या पत्तियाँ खाती है, और वनस्पति खाती है। और जिन पेड़ों से वनस्पति खाती है, वो चढ़ती भी क्यों है? क्योंकि उसको पत्ते ज़मीन पर नहीं मिलते। जिस तरह के पत्ते उसके स्वास्थ्य के लिए उचित हैं, वो उसको ज़मीन पर नहीं मिलते, इसलिए उसको पर्वत पे चढ़ना पड़ता है। तो शनि है ये, अपने भोजन की तरह। ये शनि, इसको शनि भी समझिए। शनि है कि जो आपका लक्ष्य है, अगर लक्ष्य आपको यहाँ नहीं मिलता तो अपने एफर्ट को बढ़ाइए। हर आदमी को पहाड़ पे नहीं चढ़ना पड़ेगा, शनि का तो प्रतीक है। तो आप पहाड़ पे चढ़िए, ऐसा पहाड़ पे चढ़िए, मतलब ऐसा काम करिए जो असंभव सा लगे लेकिन संभव हो सके। तो वो बकरी चढ़ जाती है अपने नाजुक पैरों से या पतले पैरों से चढ़ जाती है, फिर पत्तों को चुनती है, और पत्तों के साथ में जनरली कांटे होते हैं। जो कांटे नरम होते हैं उन्हें खा जाती है। अच्छा, गौर किया हो तो। जी जी बिल्कुल। आप कोई पहाड़ पे नहीं गई, मैं पहाड़ पे बहुत गया तो मैंने देखा, तो वो जो कांटे उसके नरम होते हैं वो तो खा जाती है, जो सख्त होते हैं उन्हें छोड़ देती है। और अक्सर देखा तो है, जैसे कहीं ट्रेन से कहीं जाते हैं, अब पहाड़ी इलाका है तो बकरियां ऊपर जा रही हैं, चल रही हैं, पर इतना कभी गौर नहीं किया कि एक्चुअली। तो ये यहाँ से अगर हम शनि को समझें तो पृथ्वी से उसकी पहाड़ की यात्रा है, आकाश की यात्रा है, ऊपर की जाने की यात्रा है। जी जी, पृथ्वी से आकाश, मतलब पहाड़ भी जा सकते हैं। तो ये जो उसकी पहली राशि का प्रतीक है वो बकरी, गोट है। तो इसका मैसेज तो ये मिल रहा है सिंबल से कि अगर ऊंचाइयों तक जाना है, अपना लक्ष्य पाना है, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, बकरी की तरह करनी पड़ेगी। और बकरी गिर जाए तो मर जाएगी, हाथ पैर टूट जाएंगे। तो आप भी जब ज़िंदगी में अगर अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो सतत, कांस्टेंट एफर्ट्स, सचेत, कॉन्शियस और चैतन्य होना पड़ेगा। और लक्ष्य पाना है और हम उसके लिए मेहनत भी कर रहे हैं तो प्रकृति भी हमारा सहायता करेगी। जैसे कि आपने बताया कि बकरी को उस तरह के पैर मिले हैं
कि वो पैर जमा के पर्वत पर चढ़ जाती है। तो ठीक बात है। तो यहाँ से मैं शनि को ऐसे इंटरप्रेट करना चाहता हूँ। अब आपने दूसरा बोला जो मकर राशि है वो जी, उसका जो नीचे का हिस्सा है मकर का है, तो वो जो जल का हिस्सा है, जल राशि बोलते हैं ना, इसलिए बोलते हैं। तो वह मगर है, मगरमच्छ। तो मगरमच्छ जो है वो कब समुद्र में या नदी में किनारे पे आ जाता है, वहाँ जो जानवर घूम रहे होते हैं, चाहे वो भैंस हो या शेर हो, से पता नहीं होता। जी जी। तो वो वहाँ पर जब उसको तैयार बैठ रहता है, जब उसे लगे कि अब ये पानी पी रहा है और ये पानी में इसका ध्यान है, चाहे वो हाथी क्यों ना हो, तो वो हाथी के पैर को पकड़ लेता है तो उसमें बहुत ताकत होती है, तो जल में उसे खींच लेता है। एरावत की कहानी भी है कि एरावत को, ऐसा है ना जी जी, हमारे धार्मिक ग्रंथों में। तो एरावत को जब मगरमच्छ ने पकड़ लिया, क्रोकोडाइल ने, तो उसने विष्णु का नाम लिया, जी हाँ, भगवान तो को आना हुआ बचाने के लिए। तो उसको तैयारी की बात। एक और मेरे को किस्सा याद आ रहा है, ये फील्ड मार्शल मानेकशॉ थे। जी हाँ, इंदिरा गांधी के टाइम पे, करेक्ट। तो उनको इंदिरा गांधी ने बुलाया अप्रैल के महीने में, तो किस्सा सुना रहे थे। तो 5 अप्रैल या 6 अप्रैल थी, सुबह 10:30 बजे का टाइम था। वो तो बहुत लंबा किस्सा है। तो वो बोलते हैं कि इधर से ईस्ट पाकिस्तान से काफ़ी हमको प्रेशर आ रहा है, सारे जो पाकिस्तानी हैं, उसमें बांग्लादेश बना नहीं था, वो सारे हमारे देश में आए जा रहे हैं और हमारा पूरी अव्यवस्था हो रही है। तो हमको इनको रोकना पड़ेगा, और रोकना पड़ेगा। जिस तरह का माहौल है पाकिस्तान का, ये शायद युद्ध भी करे तो हमको युद्ध भी करना पड़ेगा। तो हमको क्या करना चाहिए? तो उसने कहा कि हमको अभी युद्ध नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने हमको इतना तंग कर रखा है, हम युद्ध करना चाहते हैं, भाई अगर युद्ध करेंगे तो हम 100% हार जाएंगे, ऐसा बोला मानेकशॉ। मानेकशॉ पहला आदमी था जो उसने प्रधानमंत्री को बोला 100% हार जाएंगे, क्योंकि हम तैयारी नहीं है, हमारा कोई हमारी तैयारी तो है ही नहीं। हमारी तैयारी तो हमने किया ही नहीं। अगर मेरे कोई, और इसके बाद बरसात आने वाली 2 महीने बाद, जब बरसात आएगी तो कीचड़ हो जाएगा, तो अगले 4-5 महीने तक हम युद्ध कर ही नहीं सकते। मेरे ट्रूप्स कैसे जाएंगे? उसके लिए मेरे को रेलगाड़ियाँ कई चाहिए, उसके लिए मेरे को रोड में ट्रांसपोर्टेशन के लिए चाहिए, ट्रक चाहिए, बसेस चाहिए। इतने मेरे ट्रूप्स हैं, लाखों में जाएंगे, तो कैसे पहुँचेंगे वहाँ पर? तो आज अगर मैं युद्ध करूँगा तो हार जाऊँगा, तो मेरे को प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, पूरी व्यवस्था बनानी पड़ेगी पहले। तो ये मगर है, ये मकर का शनि। जी। तो हमको मगरमच्छ नहीं होना, लेकिन मानेकशॉ की जो अप्रोच है वो इंदिरा गांधी से बोलता है, कैबिनेट से बोलता है। और ये ऐतिहासिक किस्सा है। उसने कहा अगर अटैक करना है तो तब करूँगा, तब मैं करूँगा तो मैं 100% जीतूँगा। वो जीता भी, इंडिया भारत जीता भी, और पाकिस्तान के 2 भाग हुए, बांग्लादेश और ये, और कम से कम 94,000 या 95,000 सैनिकों को बंधक बनाया। ये भी अपने आप में हिस्ट्री है। तो पहला जो शनि है वो ये शनि है। तो शनि की ये अप्रोच है। इस अप्रोच के साथ अगर आप ज़िंदगी में चलेंगे तभी आप शनि से लाभ उठा सकते हैं। अगर आप सोचें कि आनंद फानंद कुछ हो जाएगा तो शनि नहीं करेगा। सर, हमने अभी देखा कि मकर राशि में बकरे का भी रूप है और मगरमच्छ का भी। तो किसी व्यक्तिगत कुंडली में हम कैसे जानेंगे कि उसको किस कैरेक्टर के परिणाम मिल रहे हैं? नहीं, उसको तो पूरे शनि के परिणाम मिलेंगे ना। तो उसको चाहे उसका लग्न कितने भी डिग्री का हो, तो दोनों से उसे नहीं बांट सकते। हमको शनि के दोनों ही कैरेक्टर हैं। एक वो बकरी नुमा है या बकरा नुमा है जो पहाड़ पे चढ़ने की हिम्मत रखता है, और एक अगर अटैक करना है, क्योंकि यहाँ पर अटैक करना है, पावरफुल है वो। मगर पावरफुल है तो मानेकशॉ पावरफुल था, और पावरफुल आदमी को ऐसा युद्ध करके नहीं हारना चाहिए जिसमें उसको हारने की ज़रूरत नहीं है। तो मगर को, एक हाथी को पानी में ले जाने में दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि पानी का वो राजा है, ये पानी का सबसे खतरनाक जानवर है। तो आपको अपनी ताकत का भरोसा होना चाहिए, और उस ताकत का जो भरोसा है उसका सही तरह से इस्तेमाल भी होना चाहिए। दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट।
तो अगर आपको डेलिकेसी चाहिए, जहाँ आपको सिस्टम चाहिए, तो डेलिकेसी की तरह से आप गोट की तरह चढ़ जाइए। जब आपको अटैक करना हो तो मगर की तरह अटैक करिए। दोनों आपने मकर राशि के सिंबल की बात की और इतनी विस्तार में आपने उसकी विवेचना की कि जो भी उसके बारे में कन्फ्यूज़न थे या कभी सोचा ही नहीं था इस बारे में कि इस तरह के परिणाम भी मिलते हैं, वो आज सब चीज़ें क्लियर हुई हैं। अब इसकी दूसरी राशि की भी बात कर लेते हैं, कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि का जो सिंबल है, हाथ में एक छलकता हुआ घड़ा लिए हुए पुरुष है और ये वायु तत्व राशि है, पर जो पुरुष है वो पृथ्वी पर खड़ा हुआ है। तो क्या यहाँ पर जो मैं अपना थोड़ा अनुमान लगा रही हूँ कि जल, पृथ्वी, वायु, आकाश, इनका क्या एक समन्वय बन रहा है इस राशि में? देखिए, पहली बात तो ये कि आप भी पृथ्वी पर नहीं हैं और कोई भी पृथ्वी पर नहीं है। हम जिसे पृथ्वी बोलते हैं जी, वो पृथ्वी है नहीं एक्चुअली। हम ना आप पृथ्वी पर हैं, ना मैं हूँ, ना ये कैमरा पृथ्वी पर है, ना कोई भी आदमी पृथ्वी पर है। ये पृथ्वी भी आकाश में है। अच्छा, मैंने कहा पता नहीं आप ये क्या कहना पृथ्वी चाह भी रहे हैं। आकाश में है, क्योंकि हम सब पृथ्वी भी घूम रही है, जी, आकाश भी घूम रहा है, तो हम पृथ्वी पे नहीं है। जैसे चंद्रमा पे एक अपना अलग तरीका है, मंगल पे एक अलग तरीका है, ऐसे ही पृथ्वी भी आकाश में घूम रही है। हमारे आपकी बात करते करते हमको लगता है कि हम कई लाख किलोमीटर अंतरिक्ष में घूम चुके हैं। तो पृथ्वी उस तरह से पृथ्वी नहीं है जैसे हम पृथ्वी समझते हैं। लेकिन चूँकि जैसे चंद्रमा पे आदमी का जो ग्रेविटेशनल पुल है ख़त्म हो जाता है, जी हाँ, यहाँ पर चंद्रमा का ग्रेविटेशनल पुल बहुत है, इसलिए हमारा जो वज़न है इतने का इतना ही है। अगर मान लो मैं 70 किलो का हूँ तो वहाँ पर मैं 15 किलो का हो जाऊँगा। जब मैं चंद्रमा पर जाऊँगा जी, मेरा वज़न घट जाएगा, क्योंकि वहाँ ग्रेविटेशन पर ग्रेविटेशन पुल नहीं है। तो वैसे तो हम पृथ्वी पर नहीं है। लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं, आपका कुंभ की बात करते हैं, कुंभ में वो घड़ा भी लेके जा रहा है, ये भी है। और दूसरा कुंभ जो है वो जो एक्वेरियस जो है वायु तत्व राशि है, आकाश है, बेसिकली आकाश है। जी। जब आकाश की हम बात करते हैं, हमको क्या लगता है कि राशियाँ बड़ी छोटी सी हैं। जी हाँ। ये हमारी पृथ्वी से हर राशि बड़ी है। अच्छा, 12 की 12 जानने की कोशिश 12 की 12 राशियाँ हमारी पृथ्वी से कई गुना बड़ी हैं, कई गुना बड़ी हैं। और इवन वो नक्षत्र भी कई गुना बड़े हैं पृथ्वी से। अगर हम आकाश को जानने का प्रयास करें तो पृथ्वी से कई गुना बड़े हैं हम लोग। तो ये जो कुंभ जो है या आकाश जो है वो बहुत विस्तृत है, बहुत फैला हुआ है। कुंभ राशि अपने आप में, या इवन मकर राशि, हम तो पृथ्वी में बांटते थे। हाँ जी, बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है। तो बहुत पृथ्वी से देखते हैं हम सब कुछ। लेकिन अगर हम यूनिवर्स में देखें तो मकर भी राशि बहुत बड़ी है और कुंभ उससे बड़ी है। अलग अलग राशियां हैं, ऐसे ही पूरा ज़ोडिएक है। तो वहाँ पर जो कुंभ राशि की हम बात करते हैं तो ये राशि जो है स्पेस की है। और आजकल जो साइंटिस्ट बोल रहे हैं, बल्कि ज्योतिषी तो खासतौर से बोल रहे हैं, वेस्टर्न की ज़्यादा बोलते हैं, हम एक्वेरियन एज में हैं। जो एज जो है, एक तो हम अलग तरह से निकालते हैं, एक एज लगभग 2000 साल की होती है। अभी तक हम पीसियन एज में थे, पाइसियन एज में इसको बोलें, या मीन की एज में। मीन की एज में पिछले 2000 साल से अब हम काफ़ी परिवर्तन में आ गए। हमारी सारी यात्रा जो है ये पृथ्वी से हुई है, समुद्र से हुई है। तो ये रिवर्स में चलते हैं, जैसे पहले हाँ, पाइसेस में उल्टा चलता है। तो हमारी सारी यात्रा समुद्र से हुई है। हमने एक दूसरे देशों में गए हैं, आना जाना हुआ है। तो आज से 100 साल पहले भी लोग समुद्र से जाते थे, जब तक हवाई जहाज नहीं था। अब धीरे धीरे हम एक्वेरियन एज में जा रहे हैं। तो ये स्पेस की एज है। जी। तो जो स्पेस की एज है, तो स्पेस की एज में अलग तरह की खोज होती है। तो एक्वेरियन जो एज है वो स्पेस की एज है, नंबर 1। और दूसरी बात, ये शनि की राशि है। जी। और शनि यहाँ पर पृथ्वी पे क्या कंट्रोल कर रहा है? पृथ्वी पे कंट्रोल कर रहा है पृथ्वी को, जल को, जी हाँ, और पर्वत को, पहाड़ को, जी हाँ, जो पृथ्वी पे अवेलेबल है। और
दूसरी राशि से वो पूरे आकाश को, आकाश ब्रह्मांड को को कर रहा है। हाँ, जी ब्रह्मांड के बहुत सारे हिस्से को कर रहा है, जी जी तो वो उसको कंट्रोल कर रहा है। वहाँ पर जो प्रतीक है वो प्रतीक है, क्योंकि आपने बोला वो आदमी ज़मीन पे लेके चल रहा है, ऐसा हमने समझा है किताबों से, लेकिन वो ज़मीन में नहीं, वो आकाश में चल रहा है। तो वहाँ से उसका जो प्रतीक एक घड़ा है, जी तो घड़ा प्रतीक जो है उसके भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक कारण जो मेरे को समझ में आ रहा है, जब देवताओं और राक्षसों में युद्ध हुआ था जी और राक्षस लोग अमृत लेके चले गए थे, जी हाँ तो घड़े में लेके गए थे, जी बिल्कुल। घड़ा प्रतीक था उसका। हाँ जी तो शायद उससे भी कुंभ का कोई संबंध होना चाहिए, प्रतीक का जी जी। गहरे में कहीं संबंध होना चाहिए, अगर हम प्रतीक की बात करें, सिंबल्स की बात करें। तो इनसे मैसेज क्या मिल रहा है तो इससे? मैसेज मिल रहा है कि अमृत है उसमें, जी हाँ तो अमृत उसमें भी है। और जो युद्ध होता है देवताओं और राक्षसों में, तो जो पहला अमृत गिरता है वो कुंभ में जब गुरु था तब गिरता है। अच्छा, तो इसी का कनेक्शन है क्या, जो इसी कुंभ से, मेला लगता है? और जब हम कुंभ मेला हमारा लगता है तो जी जी उस समय बृहस्पति जो है कुंभ राशि में होना ही चाहिए। जी तो तो कुंभ राशि इसलिए पवित्र राशि मानी जाती है। जी हाँ कुंभ राशि पवित्र राशि इसलिए मानी जाती है कि उसका संबंध अमृत से है। और घड़ा जो छलक रहा है, पानी, पानी भी अमृत है। अगर आप प्यासे हैं, आपको ज़िंदा रहना है, तो पानी आपको ज़िंदा रख सकता है। खाने के बिना तो आप रह सकते हैं 30 दिन 40 दिन, जी लेकिन पानी के बिना 3 दिन आप जिंदा नहीं रह सकते। बिल्कुल। तो पानी भी अमृत है, वहाँ से तो अमृत गिरा। तो वो जो अमृत गिरा तो उसका संबंध है वो इसका। और दूसरा जो अमृत बोलते हैं, ज्ञान भी अमृत है। जी बिल्कुल। तो ज्ञान, जल मतलब ज्ञान, जल मतलब जीवन, जी और दूसरा ज्ञान। तो ज्ञान का जो संबंध है वो भी कुंभ राशि से है। जब कुंभ राशि का व्यक्ति पहले ज्ञान अर्जित करता है, गुरु ज्ञान अर्जित करता है, फिर उसको बांटता है। जब बांटता है तो उसके बांटने में कोई दिक्कत नहीं होती। इसलिए शनि का व्यक्ति कितना भी कंजूस हो, वो अपनों को ज़रूर देता है, औरों को दे या ना दे। बल्कि जिसका कुंभ लगन से संबंध होगा या कुंभ से संबंध जी होगा, जी जी तो वो बेहिसाब बांटता है। और उसमें बांटने में कोई उसका संबंध नहीं है कि गरीब है, अमीर है, इसकी क्या जाति है, क्या धर्म है, इन सब से विपरीत। तो शनि इसलिए पृथ्वी को भी आपकी कंट्रोल करता है, जी जल को भी कंट्रोल करता है, आकाश को आपके भी पहाड़ को भी कंट्रोल करता है, और आकाश को भी कंट्रोल control करता है। करता है। तो ये हमको इसके सिंबल से मालूम पड़ता है। सर, दोनों राशि के सिंबल को तो हमने समझ लिया। अब एक क्वेश्चन और मन में उठ रहा है कि जैसे ग्रहों की 2 राशियां हैं, 5 ग्रहों की 2-2 राशियां मिली हुई हैं, और दोनों राशियां अलग अलग हैं, पर शनि की दोनों राशियां एक साथ हैं, और जिन्होंने एक जोड़िए का बहुत बड़ा हिस्सा कवर कर लिया है साथ रहकर। तो इसके पीछे भी कोई मैसेज है? देखिए, हमने जब शुरू में आपसे बात की थी, जी तो हमने आपसे बोला था किसी प्रोग्राम में कि शनि के बाद, शनि जब आकाश में बना, अस्तित्व में आया, तो उसके बाद आकाश बैलेंस हुआ, सूर्य बैलेंस हुआ, ग्रह बैलेंस हुए। तो उससे पहले अगर शनि नहीं होता तो फिर ये पृथ्वी पे जीवन नहीं होता, और इस तरह का जो आकाश है वो नहीं होता, सोलर सिस्टम बनता ही नहीं। सोलर, क्योंकि सूर्य के पास जो इतना एनर्जी थी, इतना फर्नेस था, इतना उसके जो मिनरल्स थे, इतने गैसेस थी, उन गैसेस के प्रभाव से ये पृथ्वी नष्ट हो जाती है, पृथ्वी को भी जीवन की संभावना नहीं होती। तो शनि के अस्तित्व में आने के बाद ही ये आकाश या सोलर मंडल जो आपका है, सोलर सिस्टम, सर आपने बताया था कि सूर्य का ताप भी ठंड कम हुआ। करेक्ट, वो हुआ। और जब इधर चंद्रमा बना तो चंद्रमा ने पृथ्वी को थामा, तो सूर्य ने आकाश को थामा और चंद्रमा ने पृथ्वी को थामा, और उन दोनों के असर से हम लोग चलते हैं। ओके, इसलिए जो उनको 2 राशियां जो हैं इनको मिली हुई शनि जी को,
तो ये दो राशियां जो हैं, क्योंकि शनि का प्रभाव इस पृथ्वी पर प्रत्येक व्यक्ति पर पड़ता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है उसका कोई लग्न हो, मंगल का प्रभाव की कुंडली में पड़े ना पड़े कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा। बुध का प्रभाव पड़े ना पड़े कोई आवश्यकता नहीं है। जी जी। बुध की मान लो दशा ही ना आए, जी हाँ। शुक्र की दशा ही ना आए जी। तो प्रभाव नहीं पड़ेगा। बिल्कुल। गुरु की दशा नहीं आए तो प्रभाव नहीं पड़ेगा। शनि की दशा आए ना आए, शनि 7.5 में आपको छोड़ेगा नहीं। मतलब शनि आपको अष्टम में छोड़ेगा कोई नहीं। भी व्यक्ति शनि की गिरफ्त में तो रहेगा शनि ही की गिरफ्त रहेगा। में रहेगा कि शनि के बिना ये दुनिया नहीं चलती। ये तभी पॉसिबल हो सकता है कि शनि के पास एक्स्ट्रा एनर्जी हो, एक्स्ट्रा पावर हो। तो एक्स्ट्रा पावर में जैसा हम अभी बात कर रहे थे कि जब वो पृथ्वी तत्व की हम बात करते हैं मकर की, तो मकर चलायमान है, चलायमान में चल रही है। अगर हम वृष राशि की बात करेंगे तो स्थिर है, वो वहाँ कुछ चल नहीं रहा। बिल्कुल। हाँ, चल रहा है, यहाँ पर मूवमेंट है। तो मूवमेंट है इसलिए पानी भी दिखेगा, मूवमेंट है तो पहाड़ भी दिखेगा, पर्वत भी दिखेगा, आकाश नहीं दिखेगा। दो चीज़ें, तो यहाँ दो चीज़ें दिखेंगी। पृथ्वी होगी, पृथ्वी पर पानी दिखेगा, जी हाँ, पृथ्वी पर पर्वत दिखेगा, लेकिन आकाश ढूंढना पड़ेगा। तो आकाश को संभाले हुए हो मकर राशि। मकर राशि। तो उसने आपकी पृथ्वी को थामा, उसने आपके समुद्र को थामा, उसने आपके पर्वत को थामा, फिर आकाश, उसने आपके आकाश को थामा। और जो इतना पूरा थाम ले तो आप चलेंगे कहाँ? बिल्कुल। आप चलेंगे कहाँ? जहाँ भी आप चलेंगे तो शनि की छाया आपको छोड़ने वाली नहीं। इसलिए शनि का प्रभाव। बिल्कुल सर। और एक कुंभ राशि का भी बताइए सर, वो कैसे प्रभावित करता है आम आदमी को? कुंभ राशि जो है वो ज्ञान की राशि है जी। जैसे ही हम कुंभ में प्रवेश किए 1980 के आसपास, जी जी। उसके बाद में जो स्पेस साइंस है उसमें विस्फोट हो गया। अच्छा। कंप्यूटराइज का विस्फोट हुआ, कंप्यूटर पूरी दुनिया में छा गया। उसके बाद 90 और 2000 में, 2000 के बाद तो ये स्पेस की राशि, कम्युनिकेशन की राशि है। तो आदमी का ज्ञान कैसे बढ़ता है? कम्युनिकेशन से बढ़ता है। जो पहले कम्युनिकेशन नहीं था तो ज्ञान भी सीमित था, क्योंकि आप सीमित लोगों से ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। किसी आदमी को आज से 200 साल पहले, 300 साल पहले पढ़ने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसे वाराणसी जाना पड़ता था। गुरुकुल बने हुए थे, गुरुकुल थे, उज्जैन जाना पड़ता था। आज वो कहीं नहीं जाना पड़ता। व्हाट्सएप इंडस्ट्री है, व्हाट्सएप इंडस्ट्री से सारा ज्ञान से घर बैठे कनेक्ट है पूरी गूगल से है। तो ये जो जानकारी है, ये जो इन्फॉर्मेशन है, तो टेक्नोलॉजी जो है इन्फॉर्मेशन की टेक्नोलॉजी है। तो हर आदमी के पास में इन्फॉर्मेशन है, ज्ञान नहीं है। ज्ञान शनि बोलता है आपको प्राप्त करना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन तो मिल जाएगी जी। न्यूक्लियर बॉम्ब कैसे काम करता है ये तो मालूम पड़ जाएगा, लेकिन कैसे चलेगा, कौन चलाएगा, इसके लिए पूरा ज्ञान है। हाँ, कंप्यूटर से मैसेज तो आ जाएगा आपको व्हाट्सएप पे, लेकिन व्हाट्सएप पे मैसेज कैसे भेजा जाता है, कैसे बनता है, ये पूरा विज्ञान है। ये जो लोग जानते हैं वही जानेंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन की एज है, टेक्नोलॉजी की एज है। तो आपको रिक्शा चलाता हुआ आदमी आपसे ज़्यादा मोबाइल के बारे में जानता है जितना आप जानते हैं। तो कुली आपको ज़्यादा जानकारी दे देगा बजाय जितना आप देंगे। तो इन्फॉर्मेशन की एज है, और इन्फॉर्मेशन अगर है तो कल ज्ञान भी प्राप्त हो सकता है। सर, इतना शनि के बारे में आज डिस्कशन हुआ, तो इससे इतना तो ज़रूर है कि आम लोगों के मन से शनि का डर निकलता जाएगा कि शनि कितना सपोर्टिव भी है। अब अगला क्वेश्चन मन में ये भी उठ रहा है कि मकर राशि के जो लोग होते हैं, मतलब मकर राशि से जो संचालित लोग होते हैं, उनके आम जीवन में शनि, उसका क्या प्रभाव पड़ता है? चाहे उनका लग्न भी हो, चाहे लग्न हो, शनि की राशि हो, किस भी। देखो मोटे मोटे बताता हूँ बातें, मोटी मोटी बातें बताता हूँ। तो अगर ऑर्डिनरी वे में भी शनि जो है रास्ता बताता है, ऑर्डिनरी वे में, मतलब साधारण तरीके से जिनका जो मकर से राशि हो या लग्न हो, उनको वो साधारण तरीके से बाहर निकलने का रास्ता बताता है। और दूसरा, उनका जो एसोटरिक सेंस होता है वो बड़ा भयंकर होता है।
एसोटोरिक साइंस का मतलब हुआ कि गहन ज्ञान, उसकी हिंदी क्या होती है? गूढ़ ज्ञान है। गूढ़ ज्ञान, हाँ, गहन ज्ञान। गहन ज्ञान। तो गूढ़ ज्ञान के बारे में भी उनको बहुत काफ़ी जानकारी होती है, जनरल उनका होता है। अच्छा, वो जानते हैं कि शनि डिफ़िकल्टी देता है, मुश्किल देता है, परेशानी देता है और काम में डिले करता है, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि गोल अचीवमेंट हो जाता है, लक्ष्य की प्राप्ति होती है, तो वो लक्ष्य के प्रति समर्पित भी हो जाते हैं समय के साथ साथ। जी जी। और वो जानते हैं कि हमारी सोसाइटी में इज्जत तभी बनेगी जब हम अपना उत्थान करेंगे। तो जनरल है, उसकी कोई दशा हो क्या हो, जी जी। जब उसको लगता है कि सोसाइटी अगर मुझे नहीं पहचानेगी तो फिर मैं किस मतलब का, बिल्कुल, मेरी सोसाइटी में पहचान होनी चाहिए ना। तो ये जो सब है, तो इसको करने से वो अपने को लगता है कि उसको कुछ करना चाहिए। और ऐसे व्यक्ति के ऊपर अधिकतर उसकी माँ का इन्फ्लुएंस होता है, बाप का ज़्यादा नहीं होता। सर आप ये इसको उससे तो नहीं जोड़ रहे, जो शनि की जो कथा है कि छाया और पिता सूर्य के बीच में जो अनबन थी, उसको भी जोड़ रहे हैं। वो बाप की रेस्पेक्ट करेगा लेकिन क्लोज माँ के होगा। अच्छा। और ऐसा नहीं है कि हर कोई शनि का मकर का व्यक्ति बाप से हिट करेगा, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। लेकिन उसके दोनों का इन्फ्लुएंस होगा, लेकिन माँ का परसेंटेज में 70% होगा। तो माँ से ज़्यादा संचालित होगा, माँ से कंट्रोल में होगा, तो अपनी माँ के लिए बहुत कुछ करना चाहेगा वो जी। वो जीवन में। जनरल, मैं किसी की दशा वशा की बात नहीं कर रहा हूँ, उसको लगेगा कि मेरी माँ के लिए कुछ करना चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि उसका जो जीवन होता है वो सप्रेस्ड होता है, दबाव में होता है, वो बिल्कुल बहुत दबाव में होता है। बहुत सारा दबाव उसका माँ से आता है जी। उसका बाप से तो कम आएगा। वो बाप, हो सकता है माँ बाप को उकसाती हो उसके भले के लिए, तो ये भी एक है। तो जब इस तरह का होता है तब फिर उसमें एक ड्राइव आती है, उसमें कॉन्फिडेंस आता है कि यार मुझे कुछ करना चाहिए, मैं अपनी माँ के लिए कुछ करूँ, मेरी माँ का नाम खराब ना हो। इस नहीं सोचेगा मेरे बाप का नाम खराब ना हो, बाप का नाम तो जो है सो है, तो उसको लगेगा। और फिर उसको कहीं ना कहीं एक फेट भी हो जाता है, मतलब भाग्य पे भरोसा करता है। वो कहता है कि यार जो मेरा बुरा वक्त है शायद भाग्य से ही हुआ होगा। जो लोग ज्योतिष नहीं मानते उनके लिए भी है, जो मानते हैं उनके लिए तो कोई इशू नहीं है कि भाग्य से हुआ है। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, मुझे कुछ अपनी जो इच्छाएं हैं उनका त्याग करना पड़ेगा, और मेरे को सिस्टमेटिक होना पड़ेगा, मेरे को ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा, मेरे को अपने व्यक्तित्व में बदलाव लाना पड़ेगा। अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो मेरा रिकग्निशन नहीं होगा, तो फिर मैं अपने काम के प्रति थोड़ा ज़्यादा समर्पित हो जाऊँ। तो फिर उसमें ये सब तैयारी होती है। फिर उसमें एक सेल्फ डिफेंस तैयार होता है कि मैं अपने को कैसे बचा के चलूँ, बिल्कुल, मेरे से कोई मेरा कोई मजाक ना उड़ा दे, मेरे को कोई कह ना दे, या मेरी माँ से कोई ना कुछ कह दे। शुरू बच्चे की बात कर रहा हूँ, तो उसको लगता है कि इसलिए वो माँ के कंट्रोल में रहता है, माँ के कंट्रोल में रहता है। और उसका जो इमोशनल रिजेक्शन होता है शुरू में, इमोशनली लोग उसको उसका रिजेक्शन कर देते हैं, सप्रेस कर सकते हैं, और ये आसपास के लोगों के द्वारा ही होता है। तो फिर उसको लगता है कि अब मुझे कुछ करना चाहिए, तो फिर वो अपनी सक्सेस के लिए सतत प्रयत्न करता है, सतत प्रयत्न करता है। और फिर वो माउंटेन गोट की तरह पहाड़ पे चढ़ना जानता है, और फिर वो जब उसका मौका लगे तो मानिकशा हो जाता है, तो बदलाव लाता है, अपने लक्ष्य पे फोकस कर लेता है। सर अब जो लोग मकर राशि या मकर लगन वालों की कुंडली देखेंगे तो आपकी बातें ज़रूर उन्हें याद आएंगी। अब आगे चल के इसकी जो है कुंभ राशि की भी बात करते हैं। तो कुंभ जो राशि है ना, वो राशि जो है, जैसे हमने बात की कि आकाश की राशि है, तो ऐसे व्यक्ति में बड़ी डेप्थ होती है, वो बड़ी गहराई से बात को सोचता है। जी। वो किसी बात को ऑर्डिनरी नहीं समझता, वो उसको बड़ा महत्वपूर्ण समझता है, और उस महत्व को फिर वो देता भी है। और वो समझता है कि अगर मैं
जानकारी प्राप्त नहीं करूँगा जी तो फिर मुझे कोई मानेगा नहीं। तो बड़ा सिक्रेटिवली वो ज्ञान को अर्जित करना शुरू करता है। सिक्रेटिवली क्यों? वो नहीं चाहता कि वो एक्सपोज हो जाए कि उसे आता नहीं कुछ। अच्छा। तो वो पहले ज्ञान को प्राप्त करने के लिए गुपचुप ज्ञान प्राप्त करेगा। मान लो उसे डांसर बनना है तो डांसर बनने के लिए गुपचुप डांसर करेगा। बांसुरी बजाना है तो बांसुरी सीखता रहेगा। और जब पारंगत हो जाएगा पारंगत तो होता फिर है सबके सामने आगे स्टेज पे आ आएगा। जाएगा। जी। तो वो जानता है, तो उसको फिर ये भी मालूम है कि मैं डिसिप्लिन के बिना कुछ नहीं कर सकता। मुझे अपने को अनुशासन में बांधना पड़ेगा। और इसको बांधने के लिए फिर उसकी जो एसोटरिक वैल्यूज़ हैं, जो गूढ़ ज्ञान की बातें हैं, जो आकाश की बातें हैं, जी हाँ। वो फिर दुनिया के रहस्य को जानना चाहता है। जानना चाहता है कि दुनिया क्यों बनी, काहे को बनी, फिर मैं क्यों आया, मेरा क्या मतलब है। और ऐसा व्यक्ति बहुत जल्दी फ्रेंडली नहीं होता आपका, बड़ा सेलेक्टिव होता है। उसके मित्र बहुत कम होते हैं। वो जो होते हैं उनके प्रति बड़ा समर्पित होता है, वो बड़ा डिवोटेड होता है। वो डिवोटेड होता है, लेकिन वो अधिकतर एलोन में खुश है। वो लोनली नहीं है। लोनली आदमी डिप्रेस होता है, एलोन आदमी बादशाह होता है। अपने आप में खुश रहता है वो। हाँ, एलोन आदमी बादशाह होता है। एलोन का तो कोई दिक्कत ही नहीं। वो समझता है कि मुझे किसी, वो बड़ा काइंड होता है, जेनरस होता है, कंपैशनेट होता है, और डिफ़िकल्टी में भी अपने को एडजस्ट करने की क्षमता रखता है। और उसके अंदर मानवता होती है, मानवता के प्रति रहता है। और वो गुड कम्युनिकेटर होता है। वो अपने को बता सकता है कि मैं कैसे करूं। और वो अपने आइडियाज़ को भी देता रहता है, लोगों को बांटता रहता है। जी। और वो बड़ा सिस्टमेटिक होता है उसकी अप्रोच में। और बिल्कुल वो मल्टी फेसियट उसकी पर्सनैलिटी होती है। एक विषय से कई अधिक विषय को जानता है। तो जनरली वो डिफरेंट होता है, वो अलग ही होता है। सर ये जो कुंभ राशि है, ये शनि की मूल त्रिकोण राशि भी है, जी। तो इसका क्या मतलब हुआ? कुछ विशेष प्रभाव पड़ता है कुंभ लगन के लोगों पर, जितने ये तो या राशि के इस पे लोगों कभी पर? अलग से बात कर लेंगे, ठीक है क्योंकि सर। हर राशि जो है वो मूल त्रिकोण में जाती है। जी जी। मूल त्रिकोण होता है कि जहाँ पर मकर की वो स्वामी है और मूल त्रिकोण की तो बादशाह है। जी हाँ। वहाँ पर आपकी बादशाही तैयार हो जाती है। वहाँ पर आप अपने को बहुत कंफर्टेबल महसूस करते हैं। तो वो एक कंफर्ट लेवल है। वो ऋषियों ने क्या सोचा, ये तो मैंने पढ़ा, लेकिन मैं क्या सोचता हूँ मैं उसकी बात करता हूँ। जी बिल्कुल, बात तो वही होती उन्होंने है बोला सर। वो तो ठीक बोला। जी जी। मैं क्या सोच सकता हूँ, मैं जिस दिन से ज्योतिष में आया हूँ, मैं उस दिन से अपनी सोच को आगे बढ़ाने का प्रयास करता हूँ कि विषय के बियॉन्ड भी जानना चाहिए। जो पहला आदमी था उसने क्या सोचा होगा। जी जी। मैं जब भी ज्योतिष जाना तो उसके पराशर के दिमाग में क्या था, वैसा दिमाग मेरे पास तो नहीं है, लेकिन क्या था दिमाग में, तो वो दिमाग क्या होता है, तो उसका अगर एक रेशा भी मिल जाए तो बहुत है। नहीं सर, आपका जो देखा है कि बात तो पराशर की ही होती है, लेकिन वो जो सूत्र है वो वर्तमान परिवेश में किस तरह काम कर रहे हैं आप उसकी बात करते हैं। अब सर एक प्रश्न और मेरे दिमाग में आ रहा है कि सूर्य और शनि की आपस में दुश्मनी है, परंतु जब भी सूर्य मकर राशि में आते हैं जनवरी के महीने में, तो लोगों का तौर तरीका बदल जाता है, रहन सहन बदल जाता है। और इस दिन सूर्य उत्तरायण भी होता है, तो ये क्या है? मतलब उस समय लोग इतना उत्सव भी मना रहे होते हैं, जबकि सूर्य शनि की राशि में आ रहे हैं और इनका आपस में कनेक्शन भी अच्छा नहीं है। ये बड़े विरोधाभासी स्थिति दिखती है। देखिए, हम तो बोलते रहते हैं कि जीवन विरोधाभासी है, जी हाँ। और ज्योतिष विरोधाभासी ना हो ऐसा हो सकता नहीं। बिल्कुल। जब शनि का दौर होता है तब रातें लंबी हो जाती हैं। जी हाँ। 6 महीने के लिए रातें लंबी हो जाती हैं, दिन छोटे हो जाते हैं, जी। तो दिन का प्रभाव कम हो जाता है। तो हम बोलते हैं कि ये जो है देवता सोने चले गए, जी हाँ। या ये दूसरे जो लोग हैं उनका ज़्यादा प्रभाव रहता है। और वैसे भी प्रकृति के लिए भी एक सिस्टम है। जैसे सूर्य मकर में आता है जनवरी में, 14 जनवरी के आसपास, तो वो वहाँ पर मकर राशि में प्रवेश करता है। हाँ जी। मकर राशि जो है वो
पृथ्वी तत्व राशि। जी। तो पृथ्वी तत्व राशि में वो प्रवेश करता है। तो जैसे ही प्रवेश करता है तो इससे पहले क्या होता है कि सर्दी का माहौल होता है अधिकतर। जी हाँ। और जल भी शीतल हो जाता है। जी। और पहाड़ पे भी आदमी नहीं रह पाता, तो उसको रहने में दिक्कत होती है। तो वहाँ पर जो शनि जो है, शनि और सूर्य की दुश्मनी तो हमने उनकी कैरेक्टरिस्टिक को करने को बता दी। जी जी। ऐसी कोई दुश्मनी है नहीं। अच्छा, ये सब मतलब कथाओं की जो कथाओं की बात है, समझने की बात है, लेकिन ऐसी दुश्मनी नहीं है। जब वो मकर में सूर्य आता है तो वो मतलब वो जो पृथ्वी वाला एरिया है उसमें ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। अच्छा। बाकी दूसरे एरिया में होता है, तो यहाँ से पृथ्वी वाले में होता है, तो यहाँ से उत्तरायण भी शुरू हो जाता है। उत्तरायण शुरू हो जाता है तो कहते हैं देवताओं का समय है। हाँ जी, और एक कथा भी है कि भीष्म पितामह जो सरसैया पे पड़े रहे थे, अपने प्राण नहीं त्याग रहे थे, तब वो प्राण त्यागते हैं तो उत्तरायण में त्यागते हैं। लेकिन आपको बताऊं, जब महाभारत की हम बात करते हैं तो वो 14 जनवरी नहीं थी, फिर वो अक्टूबर नवंबर का महीना था। तो इतना इसकी कभी अलग से बात करेंगे, तो अलग से बात करेंगे। मतलब ये सारे क्वेश्चन मुझे नोट कर रखने हैं। तो वो अलग से यहाँ का महीना नहीं था, वो इस तरह का नहीं था। और आज से अगर आप 3-4 साल के बाद आप आएंगी, ज़्यादा होंगी दोबारा से, तो 14 जनवरी को मकर में सूर्य प्रवेश नहीं होगा, बाद में प्रवेश होगा। तो इसका अभी भी 15 को होता है, आजकल 14 को नहीं होता है, तो 15 को बदल गया। तो अगले 300 साल के बाद ये 21-22 तारीख को आया करेगा। तो ऐसे समय बदलता रहता है। तो एक तो हमारी घड़ी है, एक आकाश की घड़ी है, तो वो था। तो वो उत्तरायण चूँकि वो देवताओं का समय होता है, तो उसमें वो जाना चाहते थे। और दूसरा शनि जो है, उससे हो सकता है कि दुश्मनी हमने कर दी हो कथाओं में, लेकिन ऐसा है नहीं। सारे ग्रह मिलके इस पृथ्वी को चलाते हैं, इस ब्रह्मांड को चलाते हैं। तो एक अगर हम एक शीतल माहौल से निकल के आ रहे हैं, ठंड के माहौल से निकल के आ रहे हैं, दिन जहाँ छोटे थे, हम काम नहीं कर पा रहे थे, तो वहाँ पर एनर्जी चाहिए। फसल का भी टाइम है, तो 50 रीज़न नहीं, 50 रीज़न में अगले 6 महीने तक के लिए आदमी एकदम दूसरे माहौल में आ जाता है, एनर्जी लेवल आ जाता है। जो लोग तिब्बत वगैरह में रहते हैं, जो लोग बिल्कुल ठंडे माहौल में रहते हैं या साइबेरिया में रहते हैं, वहाँ पर इन दिनों में बच्चे पैदा नहीं होते 6 महीने 7 महीने में। ऐसा क्यों? तिब्बत में, क्योंकि आदमी ठंड से इतना दुखी है, तो भी अपने ठंड से निकले तो आगे बढ़े। तो ये सारी क्रिएशन के बनाए रखने के लिए नेचर का अपना एक तरीका है। इसमें काफ़ी जीव जंतु भी है जो हाइबरनेट हो जाते हैं इस मौसम में। तो उनके लिए प्रकृति का सिस्टम है। तो उत्तरायण, सूर्यायण, जो दक्षिणायन है, वो एक अलग है, वो पृथ्वी का एक अलग अंदाज है। और शनि का अलग है, कालपुरुष अलग है। तो ये बड़ा भारी वो है। लेकिन हम अगर बेहतर हो, अगर आने वाले समय में शनि पे कॉन्सेंट्रेट करें, तो हम शनि को अलग अंदाज से समझना चाहते हैं। हम चैंटी भी करते थे तो हमने अलग अंदाज समझा था, हम अलग अंदाज समझना चाहते हैं। और हमारा शनि यूनिक शनि है, किताबों का शनि नहीं है, जो होना चाहिए वो शनि। जैन टीवी की तो लोग अभी भी बहुत याद करते हैं वो एपिसोड्स वगैरह सब। तो सर, आपने अभी क्वेश्चन मुझे और आगे के लिए दे दिए हैं, मैं उन्हें याद रखूँगी और नोट रखूँगी। थैंक यू सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये हमारी शनि की चर्चा जारी रहेगी और आप लोगों को काफ़ी आनंद आ रहा है, क्योंकि हमको रिस्पांस बहुत अच्छे आ रहे हैं। और आप हमारे को और देखिए, आपके प्रश्न वो भी भेजिए, शनि से संबंधित हो तो अच्छा रहेगा। कुंडली के प्रश्न ना भेजें, क्योंकि शनि की बात फिर हमारी विचलित हो जाएगी। आप प्रश्न भेजेंगे शनि से संबंधित, तो हम निश्चित तौर पर इस प्रोग्राम में लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एस्ट्रोलॉजी की सटीक जानकारी के लिए विश्वविख्यात एस्ट्रोलॉजर अजय भांबी के YouTube चैनल ABC चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के बटन पर जरूर क्लिक करें।